अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। हमारा आज का प्रोग्राम दमादम मस्त कलंदर, और हमें ऐसे लग रहा है कि ज़रदारी साहब की तकरीर के बाद अब पाकिस्तान के अंदर सिर्फ दमादम मस्त कलंदर होगा। हमारा मेन मौजू होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में ठन गई। क्या इंतखाबी सियासत का आगाज़ हो चुका? इंतखाबात कब होंगे? मार्च 2012 से पहले या मार्च 2012 के बाद? सियासी क़यादत पर अवाम की जो अवामी एतमाद है उसकी कमी, क्या निज़ाम की नाकामी का इशारा? खुदा न खास्ता पाकिस्तान या मसाइलिस्तान पॉलिसी कहाँ है? बढ़ते चैलेंज, घटती सोच, करें तो क्या करें? और क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ असेंबलियों से इस्तीफ़ा देगी? ये वो सवाल हैं जो कि हम आपके लिए आज लेके आए हैं इस प्रोग्राम में। उससे पहले आपको पीयू ग्लोबल सर्वे के बारे में बताते चलें जो कि अमेरिका ने किया है, और इसके मुताबिक पाकिस्तान के हर लीडर की मकबूलियत में बेइंतहा कमी वाक़ई हुई है। मियां नवाज शरीफ की मकबूलियत 63% थी, अब हो गई है 71% थी, जो कि 63% पे आ गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 66% लोगों का ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ जो है वो मुस्बत सियासत कर रहे हैं। इमरान खान साहब की मकबूलियत 68% है, जो कि बढ़ गई है, पहले 52% थी। यूसुफ रजा गिलानी की मकबूलियत 37% है, जो कि 2010 में 59% थी। जनरल कियानी की मकबूलियत 52% है, जो कि एक साल पहले 57% थी। चीफ जस्टिस का स्कोर या रेटिंग 51% है, जो कि एक साल पहले 61% थी। और इसके अलावा जो कौमी हुकूमत है, जमहूरी हुकूमत, उसकी मकबूलियत 20% है, जो कि 2009 में 40% थी। अगर ये सूरत हाल है, पाकिस्तान की सारी लीडरशिप यहाँ आ गई है, तो फिर पाकिस्तान का रहनुमा कौन है? पाकिस्तान का रहबर क्या है? पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं, एक तरफ हमारी मगरबी सरहदें गैर महफूज हैं, अंदरूनी खतरात हैं, दहशत गर्दी है, ख़राब मईशत है, एनर्जी क्राइसिस है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, और पता नहीं क्या क्या है। उस सूरत में पाकिस्तान की पॉलिसीज़ कहाँ हैं? क्या मौजूदा जो तकरीर हुई है सदर ज़रदारी साहब की, उसके बाद जो सियासी तनाव में इजाफा हुआ है, ये अपने आपस के मफादात के वास्ते है या पाकिस्तान के अवाम को उसका कोई फ़ायदा होगा? ये वो सवालात हैं जो कि आपके सामने हम रखेंगे नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से उर्दू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ। मेरे साथ इस वक्त प्रोग्राम में शरीक हैं हमारे बहुत सीनियर तज्जिया निगार, एडिटर द न्यूज़, मोहम्मद मालिक साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। उनके साथ हैं जनाब शेख रशीद अहमद साहब, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह, अवामी आदमी हैं, इनसे भी बात करेंगे। उनके साथ हैं मखदूम जावेद हाशमी साहब, मेरे बहुत मोहतरम, बहुत दिल अजीज़ और पाकिस्तान के पॉपुलर रहनुमाओं में से एक हैं। हम उनको अभी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि अपनी सेहत की ख़राबी के बावजूद यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। और हमें कराची से ज्वाइन करेंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा मोहतरमा फौजिया वहाब साहिबा, थोड़ी देर में वो भी आएंगी, उनसे भी बात करेंगे। मैं गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ हाशमी साहब आपसे। मालिक साहब करना आपसे चाहिए, लेकिन हाशमी साहब इस वक्त ख़बरों में हैं। हाशमी साहब, क्या क्या आप समझते हैं, पाकिस्तान की आवाम तो जो आप देख रहे हैं गैर मुतमईन है, उसके बाद जो ज़रदारी साहब की तकरीर है, आपको क्या लगता है पर्पस क्या था ज़रदारी साहब का? क्योंकि 4 साल वो खामोश रहे, बोले तो इस तरह बोले, क्यों? ये तो खैर आसिफ ज़रदारी साहब की पार्टी ज़्यादा बेहतर बता सकती है, लेकिन जो ओवरऑल हमारी सियासत रुख अपना बना रही है, उसके अंदर एक जो पुराना अल्फाज का तशद्दुद था वो लौट आया है। कोई उसको 90 की दिहाई की उसको कह रहा है। लोग ये समझ रहे हैं जो इस तकरीर के बाद कि इन सियासतदानों ने सीखा कुछ नहीं है। वो उसमें हमारी लीडरशिप भी, पार्टी के लोग भी जिस एक्सट्रीम की बात कर रहे हैं, शायद वो भी दूसरों को काबिल बर्दाश्त नहीं है। अब उसका नतीजा क्या निकलेगा? ये सियासतदान फिर उसी नहज पे चले जाएंगे, तो उसका नतीजे में और बहुत सारे ताले आजमाओं का दिल करेगा कि हम भी उठें और अपना हक, जो वो अपना हक समझते हैं, उस हक को वो छीन दें। तो उसके नतीजे में पाकिस्तान को तो कुछ नहीं मिलेगा। पाकिस्तान की कौम को जो सियासतदानों को देना चाहिए था वो भी कुछ नहीं देंगे। वो बिल्कुल तही दामन खड़े होंगे। कोई और इक़्तिदार की एक और स्टेज सज रही होगी, और उसमें क्या हम कभी एक अनतक देखी चीज़ को कह नहीं सकते कि वो क्या हमारे मुकद्दर को किस तरीके से संवारेगी। तो इसलिए
اس جو صورت حالات میں ہم ڈوبتے جا رہے ہیں. بنیادی طور پہ وہ صرف ایک تقریر آصف زرداری صاحب کی نہیں ہے, وہ تو اس تحقیق کرنا ان سے متوقع تھا. ان کی سیاست کبھی کوئی ذمہ دارانہ سیاست رہی بھی نہیں ہے. انہوں نے کبھی کوئی ذمہ دارانہ طریقہ کار اختیار کیا بھی نہیں ہے. لیکن اجتماعی طور پہ اس میں سب سیاستدان شامل ہو گئے ہیں, اور لڑائی پھر وہیں ہم بیک ٹو اسکوائر ون کے اندر آ کے کھڑے ہو گئے ہیں, جس میں پاکستان کے سامنے مستقبل کے لیے تاریکیاں ہیں. اس نوجوان نسل کے لیے ہم کوئی خوشخبری لے کے نہیں بیٹھے ہوئے. بالکل, یہ بات تو بہت بٹر ہے. محمد مالک صاحب, شیخ صاحب سے بھی میں نے پوچھنا ہے یہی سوال, لیکن آپ کو کیا لگا کیوں صدر زرداری نے اس طرح کا لب و لہجہ استعمال کیا؟ کسی کے کہنے پہ کیا, صورتحال کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کیا, کیوں کیا؟ دیکھیں, ایک تو موقع ایسا تھا, بڑی خدا بخش تین کا سارا تھا, بی بی کی برتھ ڈے کا موقع تھا, تو ایک پولیٹیکل آپ کیپٹل اس پہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. میاں صاحب بھی کافی کشمیر میں جو الیکشنز ہو رہے ہیں آزاد کشمیر میں, تو وہ بھی تھوڑا سا آپ نے ٹیمپریچر بڑھانا تھا. اصل چیز بات یہ ہے کہ دونوں میاں صاحب اور زرداری صاحب دونوں ہی نہیں چاہتے کہ ایک معنی خیز گفتگو ہو. جو سینٹر میں گند ہے گورننس کا, وہی گند پنجاب میں بھی ہے. جب اگر یہاں تباہی پھیلی ہوئی ہے فائنینشیل, تو پنجاب میں جب میاں صاحب کی گورنمنٹ بنی تو وہ ایک سرپلس پروونس تھا جو اب اربوں کا مقروض ہے. پنجاب میں بھی جو ڈیولپمنٹ ہے, پنجاب بھی لاہور میں ختم ہو جاتا ہے. لگتا ہے کہ پنجاب پورا لاہور, میں لاہور سے ہوں, مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے اسے ذاتی طور پہ, لیکن لاہور ہیز بیکم پنجاب. تو اگر معنی خیز باتیں ہوں گی نا تو پھر آپ کی پرفارمنس آئے گی, ایشو ہوں گے. ہماری قوم ہے ذرا, ہمیں ڈھول تماشا پسند ہوتا ہے. اب یہ باہر ایک بندر والا کھڑا کر دیں, 200 آدمی کھڑا ہو کے اس کو دیکھتا رہتا ہے, وہ تماشا لگاتا ہے. یہ چاہتے ہیں تماشا کیا, کھپ ڈالی, جذباتی تقریریں کی. اب 3 دن سے سارے چینلز بجٹ کو اینالائز کرنا سب نے چھوڑ دیا. درست. اب انالیسس کیا ہو رہا ہے, زرداری صاحب نے کیا کہا ہے, وہ مولوی نواز, مولوی یہ وہ جو تھا, انہوں نے جی مجھے ہتھکڑی فلانے نے لگا دی. یہ مسئلہ نہیں ہے, جبکہ مسائل بڑے گمبھیر ہیں. شیخ صاحب سے میں یہی پوچھتی ہوں, ایشوز یہ چاہتے نہیں کہ ایشوز پہ بات ہو, نہ اپوزیشن چاہتی ہے کہ ایشوز پہ بات ہو جو ریئل میننگفل ایشوز ہیں, نہ گورنمنٹ چاہتی ہے. تو لوگوں کو لگایا ہوا انہوں نے ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے. یہ شیخ صاحب, یہ ٹرک کی بتی جو ہے یہ کدھر لے کے جائے گی اور کیوں لگایا ہوا ہے, اور سچویشن کیا ہے؟ کیا آپ انتخابات کو دیکھ رہے ہیں, کیونکہ آپ کو سیاسی جوتشی بھی کہا جاتا ہے, ہوگا کیا؟ دیکھیں, مولوی شریف اور حاجی زرداری کی لڑائی میں قوم کو تو کچھ مل نہیں رہا. ہاشمی صاحب نے ٹھیک کہا ہے اور مالک صاحب نے بھی. 7-8 دن ہیں, نواز شریف صاحب نے فیصلہ کرنا ہے. 30 جون ان کی ڈی ڈے ہے. اگر پھر یہ تاریخ ہی ہے تو پھر کچھ نہیں ہونے جا رہا. کسی غلط فہمی میں نہ رہا جائے, چینل کی فیلنگ پروگرام ہے. اور سیکنڈلی آزاد کشمیر میں دیکھیں کہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ کسی کا حق نہیں, لیکن میں نظریاتی طور پر اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ مسلم کانفرنس جو ہے وہ مسلم لیگ کا ایک حصہ ہے قائد اعظم کے وقت سے. تھرڈلی, اگر آپ الیکشن کی بات کر رہی ہیں تو آف کورس آصف زرداری کی پوری سٹریٹجی ہے کہ مارچ کو وہ چھاتی دھاگے پہ لگائیں اور سینٹ پر قبضہ کریں. اگر 30 جون تک نون کوئی ایفیکٹو پالیٹکس نہیں کرتی اور ایسے ہی ہوائی فائر کرتی ہے, 3 سال تک انہوں نے 12-13 کھانے بھی کھائے ہیں پریزیڈنٹ سے, بات وہیں پہنچی ہے. دیکھیں, وہ ساری باتیں جو کہا جاتی تھی کہ ہم اب بہت میچیور ہو گئے ہیں, آپ ان کی تقریریں دکھائیں قوم کو. یہ لوگ کہتے تھے ہم میچیور ہو گئے ہیں, اب ہم کسی غلطی سے دوچار نہیں ہوں گے, جمہوریت مستحکم ہوگی. آج جمہوریت کو اتنا ہی خطرہ ہے جتنا 90 کی دہائی میں تھا. اور آج فوجیوں کی طرف سے خطرہ نہیں ہے, میں آپ کو بتا دوں. وہ اپنے مسئلے میں اتنے, دیکھیں نا, ابھی تک فوج تو آپ نے سوات سے واپس نہیں بلائی, ابھی تک آپ نے جنوبی وزیرستان سے نہیں بلائی, حتیٰ کہ جو انہوں نے لوگ پکڑے ہوئے وہ بھی واپس نہیں لیے. سال 2 سال کہاں لے کے جائیں گے وہ فوج کے اندر. ایک اوباما نے آج پتہ نہیں کیا, مالک صاحب, جی 2014 تک وہ ساری وڈرا کر لیں گے فورسز. اور جو مڈل ایسٹ کرائسس ہے, ویئر وی اسٹینڈ دیئر, اور کیا جو ہمارے اکنامیکل کرائسس ہیں, یہ دونوں پارٹیوں کی قیادت, میں دونوں کو بلیم کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ پبلک کے جو مسائل ہیں وہ دم توڑ چکے ہیں, اور ایسا دکھائی دیتا ہے کہ شاید آئی مے بی رانگ, میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ لوگ ہر آدمی سے اکتا چکے ہیں. شیخ صاحب, 4 سال تک تو زرداری صاحب نے کچھ نہیں کہا, اچانک کہا تو کیوں کہا؟ شاید وہ پرووک کرنا چاہتے ہوں, شاید وہ حالات کو, مجھے اگر آپ فوزیہ سے پوچھیں, اس کو آصف زرداری کا بہتر پتا ہوگا. بالکل, فوزیہ آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟
जी बिल्कुल आ रही है जी आसमा। फौजिया, क्यों जरदाई साहब ने कहा, क्योंकि बड़ी मैच्योर पॉलिटिक्स हो रही थी और अब तक काफ़ी लोग पॉजिटिव थे इस जमहूरियत के अंदर जो पार्टियां काम कर रही थी कल्चर से, अचानक ऐसा क्या हुआ कि जरदाई साहब ने ये लबो लहजा इस्तेमाल किया और इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की? बात यह है कि पिछले चंद दिनों में आपने जो तकारीर सुनी होंगी अपोजिशन की, उसमें ये देखने में आया है कि इदारों को ज़ख्म पहुँचाने की कोशिश की जा रही थी, इदारों को आपस में लड़वाने की कोशिश की जा रही थी, और ख़ास तौर पर एक इदारे पर उनका थ्रस्ट रहा है हमारी अपोजिशन का, जिसमें वो बार बार इस तरह की तज़हीक अमेज़ गुफ्तगू कर रहे थे जिससे उस इदारे की साख को नुकसान पहुंच रहा था। और ये इदारा कोई मामूली इदारा नहीं है, मेरे ख़्याल में जितने भी इदारे हैं कोई भी मामूली नहीं होता, लेकिन कुछ इदारे बहुत अहम होते हैं और वो हमारा दिफाई इदारा है। अब अगर दिफा के इदारे को आप मुसलसल अटैक करेंगे तो आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? और अगर आप ये कहेंगे जर्नैल सारे बुरे हैं और सोल्जर्स बड़े अच्छे हैं, सिपाही बड़े अच्छे हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप सिपाही को उकसाना चाहते हैं जर्नैलों के खिलाफ खड़े होने के लिए? देखिए, हमें इस बात का ख्याल करना पड़ेगा कि हमारे जितने इदारे हैं वो उनके जो अपना कंट्रोल एंड कमांड स्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट रहे। तो इस वजह से हम किसी को इस बात की इजाजत नहीं दे सकते हैं कि कोई आए और उस डिसिप्लिन को तोड़ने की कोशिश करे, और इसी बिना पर सदर आसिफ अली जरदारी ने ये स्टैंड लिया। आपने देखा है कि पिछले 3 सालों में सदर साहब पे हर तरह का इल्जाम लगाया गया, हर तरह के उनके ऊपर हमले हुए, जाती नौयत के हुए, उनको तज़हीक की गई है, उनकी तजलील की गई है, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी जात से मुतालिक जो बात हुई है कभी उस पर रद्द अमल का इजहार नहीं किया है। ये पहली दफा हुआ है कि जब इदारों को ज़ख्म पहुंचाने की कोशिश की गई है तो उन्होंने अपने फराइज को सामने रखते हुए ये स्टैंड लिया है, और मैं समझती हूँ बजा स्टैंड लिया है। ठीक, शेख साहब ये बजा। वेलकम टू फौजिया फर्स्ट। बड़े दिनों से वो पर्दा स्क्रीन पे नहीं थी, हम भी मिस कर रहे थे फौजिया को। एक बड़ा फर्क आया है, हाशमी साहब इस पर ज्यादा बेहतर बात कर सकते हैं। 30 साल पहले जो पीपल्स पार्टी का स्टैंड होता था एंटी एस्टेब्लिशमेंट, वो 30 साल पीपल्स पार्टी ने सबक सीखा और उन्होंने डिफरेंट स्ट्रेटजी अपनाई, और सबसे लंबा टेन्योर है ये आसिफ जरदारी का, जिसको ये कहते थे, ये मेरे समेत मेरी राय थी कि ये शायद नहीं चलेंगे। और 30 साल पहले की स्ट्रेटजी जो है वो नून ने अपना ली है। मैं इस हद तक तो समझता हूं कि फौज को आप कश्मीर के इलेक्शन में आप इंडियन की फौज को क्रिटिसाइज करें। जितने कश्मीर के कब्रिस्तान, श्रीनगर, हब्बा कदल, जैनदार में आबाद किए हैं वो इंडियन फोर्सेस ने किए हैं, उसका वहां कोई जिक्र नहीं कर रहा, और वहां भी पाकिस्तानी आर्मी को आप रगेते हैं। तो लेकिन इसके बावजूद मैं ये नहीं समझता कि आसिफ जरदारी साहब ने जो ज़बान इस्तेमाल की वो पार्लिमानी ज़बान थी, उसमें बाज़ चीज़ें बड़ी सख्त थी, बात चीजें मेरा और ख्याल उनसे है तवक्को नहीं की जाती। लेकिन मैं हाशमी साहब से क्विकली पूछती हूँ, मैं अगर एक लाइन और कहना चाहता था, अब ये कह लें फिर मैं। अच्छा हाशमी साहब, मैं फौजिया ने कहा कि इदारे की साख को नुकसान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो पहुंचा रही है। शेख साहब कहते हैं कि आपका एंटी एस्टेब्लिशमेंट रोल हो गया है। मुझे ये बताइएगा कि क्यों, अगर ऐसा है, क्या हमें अपने इदारों की कमजोरियों की निशानदेही नहीं करनी चाहिए? ये चेंज ऑफ रोल्स की बात कर रहे हैं, मैंने नारे सुने हुए हैं हमेशा पीपल्स पार्टी के अपना भूखा मर गया मैं तो तू, लुट के खा गया GHQ, ये हमेशा नारा लगाते थे। तो अच्छा है, वहाँ से वो कहते हैं कि काबे को मिल गए बुत सनम खाने से। बात ये है कि ये बात एक दो आदमियों के दिफा करने की भी नहीं है, ना अदारों को तोड़ने की है। एक माहौल अपने मसाइल से, हालात से, मुल्क के मामलात से इस नतीजे पर ज़रूर पहुंचा है कि इस मुल्क के अंदर अदारों को अपने हकूक़ के हदूद के अंदर काम करना चाहिए। जहाँ तक उन अदारों के हवाले का ताल्लुक है, हमारी मुस्लिम लीग से बढ़कर कोई फ़ौज का हामी नहीं है।